नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को कमजोर बनाने पर तुले हुए जितने विपक्ष के नेता थे, मीडिया के वो लोग जो कि बार बार ये अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई, इस बार तो एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, और मोदी की सरकार नहीं है इसका मतलब पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं। अब इनको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी सरकार चलाने के लिए, मंत्रिमंडल चुनने के लिए, फैसले लेने के लिए इन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। और ये चंद्रबाबू नायडू और साथ ही नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जो कभी भी पीएम मोदी को दबा सकते हैं। उनके हाथों में एनडीए की चाबी है, सरकार की चाबी है। ये कोशिश की जा रही थी और लगातार 4 जून के बाद पीएम मोदी के शपथ ग्रहण तक इस अवधारणा के साथ मीडिया के कुछ लोग और साथ ही विपक्षी पार्टियां ये पूरी तरीके से लगी हुई थी कि कैसे भी देश में इस बात की हवा चल जाए और फिर मोदी का समर्थन करने वाले लोग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मजबूत व्यक्तित्व का व्यक्ति मानते हैं, उन लोगों के हौसले टूट जाएं, वो परेशान हो जाएं इस बात के लिए कि अब तो मोदी वो नहीं रहे जो पहले से हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही पीएम मोदी ने जैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए, एक्शन मोड में नजर आए, उसके बाद विपक्ष में तो मातम पसरा हुआ है और विपक्षी पार्टियों के वो सूत्रधार यानी कि मौलाना गैंग में भी मातम पसरा हुआ है। अब नई तरकीब इन लोगों ने सोचनी शुरू कर दी, बतानी शुरू कर दी और लिखनी शुरू कर दी, नई अवधारणा बनाने लगे ताकि एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां जिनको अभी भी ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरह से वैसी पार्टी नहीं है जो पूरी तरह अपने विचारधारा पर चले और फिर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये उस तरह की पार्टियां हैं जो ढुलमुल नीति अपनाती है, तो उसको कम से कम इशारा करें, बताएं कि देखो भाई नीतीश कुमार, आपको अब मुसलमान समर्थन नहीं देने वाले हैं। जिस सरकार का हिस्सा है और उस सरकार का हिस्से में आपको महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है क्योंकि आपके पास सरकार से बाहर आकर सरकार को अस्थिर करने की क्षमता है, तो फिर उस कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है? यानी आप मुसलमानों से वोट लेते हैं और केंद्र सरकार से आपने नेगोशिएट नहीं किया कि कम से कम एक मुस्लिम मंत्री बना दीजिए। ये फिर से एक नई चाल चली जा रही है और वो चाल सफल नहीं होगी। इसीलिए मौलाना गैंग में भी मातम पसरा हुआ है कि हम दोनों ने मिलकर यानी विपक्षी पार्टियां और इन मुस्लिम गुट ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन इनके सारे पैतरे फेल हो गए और अब 5 साल तक ये छटपटाते ही रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही पीएम मोदी ने पहली मजबूती दिखाई और वो यही मजबूती थी कि अपना मंत्रिमंडल, अपना मंत्री परिषद, अपने सहयोगी वो खुद चुनेंगे। ऐसे बार बार ये कहा जा रहा था कि परंपराएं तो यही रही है कि जब किसी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कोई बड़ी पार्टी सरकार बनाती है यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठबंधन के सहयोगी मंत्रियों की लिस्ट भेजते हैं, पोर्टफोलियो की लिस्ट भेजते हैं और फिर नेगोशिएट करते हैं कि भाई हमें ये पद चाहिए, हमें इतने मंत्रिमंडल में चाहिए, हमें इतने कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, हमें इतने स्टेट मिनिस्टर चाहिए, और वही अवधारणा बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एनडीए के सारे नेताओं के साथ मुलाकात की, सबके साथ मीटिंग की, एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए। उसके बाद किसी भी एनडीए सहयोगी के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने डायरेक्ट मुलाकात नहीं की और इन लोगों ने भी सरेंडर ही किया और सीधे कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें जो दिख रहा है, उन्हें जो लगता है वैसे ही करें और जितना मंत्री बनाना है उतने बनाएं। उसके बाद पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों को इस बात के लिए कहा कि आप कम से कम उन सहयोगियों के साथ बातचीत करें। ये मुलाकात चली और फिर अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार पीएम मोदी के साथ बैठक किए, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हुई और उस लिस्ट में फिर वही तरीके जो पूर्ण बहुमत की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय जैसे मंत्रिमंडल बनाए जाते थे वैसे ही बनाए गए। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत लाई, जब 2019 में 300 पार की, तभी भी सारे एनडीए सहयोगियों को एक कैबिनेट तो बना दिया ही जाता था, यानी कि मंत्री परिषद में जगह उन्हें दी जाती थी। राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो, इन लोगों को ये उनकी स्थिति के अनुसार दी जाती थी, एक्सपीरियंस के अनुसार दी जाती रही है। यहां तक कि जो सहयोगी पार्टी एक भी लोकसभा में सदस्य वाली नहीं है, जिनके पास कोई सांसद नहीं है, उनको भी जगह दी गई। जैसे कि अठावले को देखिए, अठावले कभी भी लोकसभा में जीत कर नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में गए और उन्हें मंत्री बनाया गया और फिर इस बार भी मंत्री बनाया गया है। इसलिए उन परंपराओं को ध्यान रखा गया। टीडीपी को भी 2 मंत्रालय और जदयू को भी 2 मंत्रालय दिया गया, दूसरी पार्टियों के मंत्री भी बनाए गए, एडजस्ट किया गया, लेकिन समझौता नहीं किया गया, कंप्रोमाइज नहीं किया गया। पीएम मोदी ने पूरी तरीके से अपने विश्वस्त और अनुभवी लोगों की टीम बनाई, जिसमें राजनाथ सिंह को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, नितिन गडकरी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, डॉक्टर एस जयशंकर को, निर्मला सीतारमण को। मतलब कोई भी ऐसे सहयोगी दल नहीं है जिन्होंने कहा कि आप जो अवधारणा बना रहे हैं, जो पूरे दुनिया में भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, अगर डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री बने तो उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की ताकत को, भारत के स्ट्रेटजी को एक नई पहचान मिली। पीएम मोदी ने इशारा किया और डॉक्टर एस जयशंकर ने इंप्लीमेंट किया, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर फिलिस्तीन इजराइल विवाद हो या फिर अमेरिका का प्रतिबंध जो कि ईरान के साथ भारत के व्यापार को लेकर रहा। इन सारे मामलों में डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहतर डिप्लोमेसी, कूटनीति का एक नमूना पेश किया और साथ ही इन्होंने जो नीतियां अपनाई सब देखते रह गया, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो या फिर अरब के वो देश जो पाकिस्तान के पीछे खड़े रहते थे, आज भारत के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। तो ये एस जयशंकर भी बनेंगे और उनको कैबिनेट में लाने का मतलब ही है कि उन्हें विदेश मंत्री ही बनाया जाएगा। उसी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पहले दिखाया कि अभी मोदी कमजोर नहीं हुआ है और दूसरी बात, उन्होंने अगले दिन से ही ताबड़तोड़ फैसले शुरू कर दिए। वो सिर्फ सहयोगी पार्टियों को सतर्क नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सतर्क किया। 37 मंत्री ड्रॉप किए गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के 37 बड़े नेताओं को एक तरह कहा जाए तो सजा दी गई है। और यह सजा सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की बात नहीं है, इस सजा के पीछे एक बड़ा कारण है, वैचारिक संघर्ष भी है और इनका फीडबैक भी है। ऐसा नहीं है कि जो जीत कर नहीं आए उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, और अगर ऐसा होता तो पंजाब से बिट्टू को मंत्री नहीं बनाया जाता, रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया गया। क्यों? इसके पीछे ये लोग तर्क नहीं दे पाएंगे कि पंजाब को साधने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि हरियाणा को लेकर कहेंगे, झारखंड को लेकर कहेंगे और महाराष्ट्र को लेकर कहेंगे। इन लोगों ने ये आधार बना लिया है और उसमें कहते हैं कि चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र को मंत्री ज्यादा मिल रहा है, हरियाणा को मंत्री ज्यादा मिल रहा है, इसलिए क्योंकि चुनाव होने वाला है। झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, लेकिन पंजाब में क्या है? पंजाब में तो अभी विधानसभा चुनाव भी 2027 में होगा और लोकसभा चुनाव तो 2029 में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरी विपक्षी पार्टियां मिलकर भी कोई पैतरा चला ले, ये सरकार डिगने वाली नहीं है। लेकिन बिट्टू को ये जो मंत्री बनाए जाने के पीछे एक मकसद है और वो है वैचारिक मकसद। वो
बेअंत सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके पोते हैं, और वो बेअंत सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है खालिस्तानी सपोर्टर से। अभी पूरे पंजाब की स्थिति देखिए, अमृतपाल सिंह जैसा लोग संसद का चुनाव जीत जाता है, लोकसभा का चुनाव जीत जाता है, ये खालिस्तानी सपोर्ट बेस है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई ये नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती है खालिस्तानियों को। अरविंद केजरीवाल तक पर इसके लिए बड़े आरोप लगे हैं, और उनके सहयोगी कुमार विश्वास ने तो इतना तक कह दिया था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक बोला था कि अगर खालिस्तानी पंजाब को अलग भी कर लेते हैं तो खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस स्टेट से, बस उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसलिए समर्थक वो भी है। कांग्रेस बैलेंस करने के चक्कर में रहती है, समर्थक और विरोध के बीच में वो बीच बीच का रास्ता अपनाती है, एक्सट्रीमिस्ट के साथ भी और इन लोगों के साथ भी रहना चाहती है। दूसरी तरफ अकाली दल कभी भी पूरी तरीके से विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि शुरुआती दौर से वो वहां सिखों की राजनीति करती रही है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पीएम मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं, जो वहां पर खालिस्तानियों के विरोध एक बड़ा चेहरा बन के उभरते रहें, उन लोगों का विरोध करते रहें। पंजाब से चुनावी नतीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती इस बात के लिए है, बॉर्डर स्टेट है, देश की सिक्योरिटी को एक खतरा हो सकता है अगर बॉर्डर स्टेट में इस तरीके से अगर एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग धीरे धीरे पनप रहा है, तो इसलिए बिट्टू को बनाया गया। यह संकेत है कि विचार से समझौता नहीं और विकास से समझौता नहीं, यह विकास की बात जो है वो चलती रहेगी। और इसलिए इन्होंने पहले दिन में ही यह फैसला लेना शुरू कर दिया कि किसान सम्मान निधि के तहत पैसे किसानों को दिए जाते रहेंगे, ये इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम आवास के तहत 2 करोड़ और नए मकान बनने की लिस्ट तैयार हो चुकी है, उसके लिए भी पैसे जल्दी ही रिलीज किए जाएंगे। विकास भी करेंगे और विचार के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि किसी भी स्तर पर झुकने वाले नहीं हैं। एनडीए के सहयोगी भी सतर्क हैं, विपक्ष और मौलाना गैंग भी परेशान हो चुका है, नए तरीके से विचार करने लगा कि अब मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया है। लेकिन मुस्लिम मिनिस्टर बनाया जाए या ना बनाया जाए, केरल से जॉर्ज कुरियन को तो बनाया गया। अल्पसंख्यक की बात करते हो तो अल्पसंख्यक की बात तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी होगी, बौद्ध जैन भी होंगे, और फिर हिंदुओं को भी कहा जाएगा। कई स्टेट में हिंदू भी अल्पसंख्यक हो रहे हैं। इस पूरे विचारधारा को समझिए, क्योंकि केरल में बड़ा होने वाला है। केरल से 2 मंत्री बनाने के पीछे केवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि केरल में पनप रहे जिहाद है। क्योंकि अगर केरल के 2 अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, एक तरफ मुसलमान एक तरफ ईसाई, तो दोनों के बीच एक अंतर है। क्रिश्चियनिटी वहां पर जिहादी नहीं है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता है, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुसलमान वहां पर टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं, चाहे पीएफआई हो या पहले के सिम्मी हो या अलग अलग जगहों के वहां पर जिस तरीके से जिहादी जुटे रहते हैं। इसलिए मुसलमानों को साधने के लिए केरल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, और इसके लिए जरूरी है हिंदुओं को वहां जागना पड़ेगा, क्रिश्चियनों को यह सोचना पड़ेगा। ये जॉर्ज कुरियन वही हैं जिन्होंने केरल में क्रिश्चियनिटी के बीच लव जिहाद का मुद्दा उठाया था कि मुस्लिम वहां पर क्रिश्चियनों के साथ भी लव जिहाद करते हैं, और इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह है कि केरल में भी नए वैचारिक संघर्ष चल रहा है। यही बात है कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक साथ विपक्ष के दलों को भी, साथ ही मौलाना गैंग को भी, और उसके बाद एनडीए पार्टनरों को भी सतर्क कर दिया है कि अगले 5 साल में पहले से भी ज्यादा कड़े फैसले होंगे, पहले से भी ज्यादा ताबड़तोड़ एक्शन होगा, क्योंकि मोदी इस बार गुस्से में हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार जिन लोगों ने ये परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की है, जो लोग खुश हो रहे थे इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, तो इस बार मोदी को कमजोर कर देंगे। इस बार ये नहीं होने वाला है, यूसीसी भी आएगा और फिर
पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर भी चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा और कई ऐसे कड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे ये सारा का सारा ये गैंग जो चोर लुटेरों का है वो दहशत में आ जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।